इलेक्शन होते हैं, एक तरफ से रेड्डी साहब और एक तरफ से राधाकृष्णन जी, दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। परिणाम आपके सामने है, इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन जी देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे। देश के अंदर जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन उसके अंग होते हैं। लोकसभा को टीचर की तरह चलाने वाला व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर होता है। ऐसे ही राज्यसभा का जो टीचर है, क्लास टीचर है, उसे स्पीकर ना बोलकर चेयरमैन बोला जाता है। इस चेयरमैन पद पर बैठा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति होता है अगर सदन ना चल रहा। अर्थात ये चेयरमैन नाम का व्यक्ति अगर सदन ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति के कार्य को भी संभाल सकता है अगर राष्ट्रपति ना हो। अर्थात राष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को देकर जा सकता है। अपने पद को वो ड्यूटी निभाने के लिए उपराष्ट्रपति को सौंप कर जा सकता है। तो चेयरमैन यानी कि क्लास टीचर ऑफ राज्यसभा बनता है राष्ट्रपति के लिए एक आवश्यक व्यक्ति। इस तरह से चेयरमैन और उपराष्ट्रपति का कनेक्शन बनकर आता है। आगे बढ़ते हैं। देश को नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद में इनकी प्रक्रिया की ये कैसे बनकर आए। नंबर दूसरा, इस प्रक्रिया में किसने किसको कितने वोट दिए, कौन कौन इस वोट में शामिल होता है और इस वोट के मायने असल में क्या होते हैं, सारी बातें आपको हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। राधाकृष्णन जी को कुल 452 वोट मिले। बड़ा सवाल है, इतने बड़े देश में 452 ही वोट, इतने बड़े देश में हमने तो वोट दिए ही नहीं, हमारी जगह कौन वोट दे दिया। 452 वोट से कौन भला जीतता है। वहीं दूसरी तरफ सुदर्शन रेड्डी साहब को 300 वोट मिले। तो पहला प्रश्न तो यही है कि आपने और हमने तो वोट दिया ही नहीं, तो हमारे देश को उपराष्ट्रपति कैसे मिल गया। तो ऐसे सभी पद जिसमें आप वोट ना देते हो और आपके द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वोट देते हो, ऐसे इलेक्शंस को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। हमारे देश का उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। अर्थात हमने इनडायरेक्टली जिन्हें निर्वाचित किया होता है, ये प्रोसेस इनडायरेक्ट इलेक्शन का होता है। इस इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर जो वोट थे उनमें से विजेता को 452 वोट मिले और जो अपोजिशन में था उन्हें 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से वोट जीत दर्ज की। अब बड़ा सवाल है, वोट देते कौन है। तो आपको प्रधानमंत्री वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, रक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, सोनिया गांधी जी दिखाई दे रही हैं। तमाम वो लीडर्स जिन्हें आप पहचानते हैं वो आपको वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश जी वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वोट देने के लिए सदन के जो भी परिचित चेहरे हैं, क्या वही वोट देने आते हैं? जी नहीं। सदन में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। इन दोनों सदन के अंदर बैठे हुए जो हमारे सांसद हैं, ये वोट देने आते हैं। वोट देने आने की नौबत क्यों आई? क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों को बताते हुए अपने पद से इस्तीफा जुलाई 21 को दे दिया था। अपने पद से इस्तीफा दिया तो ये पद पर किसी ना किसी को बैठना था। इसके लिए इलेक्शन डिसाइड होने थे। आपने जब इस्तीफा दिया तो नए राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार ढूंढने का कार्यक्रम शुरू हुआ। तमाम प्रयास हुए। चूंकि सत्तारूढ़ गठबंधन में एनडीए बहुमत में है, तो ऐसा माना जाता है जिसके पास बहुमत है उसका ही उम्मीदवार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनता है। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन जी का नाम 17 अगस्त को बीजेपी द्वारा फाइनल किया गया। कहा गया कि हम इन्हें, सीपी राधाकृष्णन जी उस समय महाराष्ट्र में राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से 19 अगस्त को बी सुदर्शन रेड्डी जी, जो कि पूर्व जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस रह चुके हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। तो अपोजिशन ने सुदर्शन रेड्डी जी को उम्मीदवार घोषित किया और सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं, इन्हें एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि साहब, जब पता है कि आपके पास में इतने सांसद हैं, इतने लोग वोट देने के लिए उपलब्ध हैं, तो फिर आफ्टर ऑल चुनाव में उतारने की जरूरत ही क्या थी अपोजिशन को अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को। जब आपको पता है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है तो फिर तो वो वोट चुनाव जिता ले जाएंगे। जी नहीं, आप अपनी तरफ से उम्मीदवार उतार के, भले ही आपको पता है कि ये उम्मीदवार वोट की गणना में पिछड़ रहा है, फिर भी आप इसलिए उतारते हैं ताकि आप देश को बता सकें कि हमारा उम्मीदवार ये था, आपने हमें नंबर नहीं दिए, अदरवाइज ये व्यक्ति जो हमने सोचा था ये देश का उपराष्ट्रपति होता। अपोजिशन अपने द्वारा इस काम को बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे शैडो गवर्नमेंट की तरह की जाती हो, कि अगर हमारे पास नंबर होता तो हमारा उपराष्ट्रपति ये होता। अब चलिए देखते हैं दोनों ने किन किन को सेलेक्ट किया। सीपी राधाकृष्णन जी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बने। आप भाजपा राजनीति में
तमिलनाडु से राज्य से सक्रिय रहे हैं। आप तमिलनाडु में सचिव रह चुके हैं। इसके बाद आप आरएसएस के अंदर कार्यकर्ता रह चुके हैं। आरएसएस में आपका लंबा अनुभव रहा है, शुरुआती कार्यक्रम आरएसएस में रहे हैं। वर्तमान में आप महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। इससे पहले आप झारखंड के अंदर भी राज्यपाल रह चुके हैं। इसी तरह से जब बात की जाए अपोजिशन की तरफ से उतारे गए उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की, आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आप आंध्र प्रदेश में एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, गुवाहाटी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में आप न्यायाधीश रह चुके हैं। 2011 तक आप जस्टिस रहे। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ उम्मीदवार में पार्टी ने आरएसएस के कार्यकर्ता को चुना और दूसरी तरफ अपोजिशन ने एक जस्टिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना। भले ही वोट की गणित यह कहती हो कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, फिर भी अपोजिशन ये बताने के लिए कि अगर हमारे पास नंबर होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ आपने ये जानकारी प्राप्त की और उपराष्ट्रपति के चुनाव की फिर प्रक्रिया भी अब आप जान लीजिए। दोनों तरफ से उम्मीदवार डिक्लेयर होते हैं, अधिसूचना आती है, बताया जाता है कि नामांकन कब तक आप कर पाएंगे। इसके बाद में नाम वापस लेने की तिथि अनाउंस होती है, चुनाव की तारीख तय होती है, मतदान का समय तय होता है और मतगणना भी 9 सितंबर यानी आज के दिन कर दी जाती है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से सबको बुलाकर बताया कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी तरफ से सभी पार्टियों से समर्थन मांगा। दोनों इलेक्शन के अंदर उतरते हैं। इलेक्शन के सामने अब वोट की बात आती है। वोट में संसद के दोनों सदन वोट देने वाले थे। दोनों सदन में लोकसभा में 542 सांसद हैं, फिलहाल 1 सीट खाली है और राज्यसभा में 239 सांसद हैं, 6 सीट फिलहाल यहां खाली चल रही हैं। 239 और 542 कुल मिलाकर यह संख्या बनती है 781। कुल सांसदों की जो संख्या 781 है, इसका बहुमत 50% से एक अधिक 391 सांसद है। 391 सांसद उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक थे। राजनीतिक गठबंधनों की अगर स्थिति को देखा जाए तो बीजेपी वाला जो गठबंधन है, दैट इज एनडीए, उनके पास 422 पहले से ही संख्या बैठ रही थी। यानी इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही लोकसभा और राज्यसभा की कुल संख्या को जोड़ दिया जाए, जो एनडीए और एनडीए के सहयोगी गठबंधन बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों की है, तो वो 422 नंबर बैठती है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास ये नंबर 319 सांसद का बैठता था। ऐसे में 422 और 319 के साथ वोट की तैयारियां शुरू होती हैं। बात की जाए यहां पर सत्ता पक्ष के साथ कौन से दल शामिल हैं, तो इनकी पूरी फहरिस्त है, संभवतः आप इन्हें जानते हो। इलेक्शन होता है। इलेक्शन के लिए वोट देने जो लोग आते हैं, उनमें से कुछ कम लोग ही वोट देने पहुंचते हैं। कुछ सांसद वोट देने से इनकार कर देते हैं, कुछ के वोट गलत हो जाते हैं। वोट के लिए बहुमत की संख्या 384 निकल कर आती है। एनडीए उम्मीदवार को 452 वोट मिल जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको 422 का नंबर बताया था। 422 की जगह 452 मत पा जाते हैं सीपी राधाकृष्णन। बहुमत से 68 अधिक और खुद की उम्मीद से 30 अधिक। अर्थात जहां अपोजिशन 319 सांसदों की संख्या सोचकर चल रहा था, अपोजिशन 319 की जगह 300 सांसद ही पाता है और वहीं जो 422 सोचकर चल रहा था, वो 452 सांसद पा जाता है। बस इस गणित में क्रॉस वोटिंग की बात निकल कर आ जाती है। अर्थात अपोजिशन को जो लोग वोट दे रहे थे, उन्होंने सत्ता पक्ष को वोट दे दिया, अर्थात वोट में क्रॉस वोटिंग हो गई। एनडीए ने 2/3 बहुमत हासिल कर लिया, लगभग 2/3 बहुमत हासिल कर लिया, क्योंकि 14 सांसदों ने जो अपोजिशन के थे, उन्होंने भी एनडीए के उम्मीदवार को अपनी तरफ से वोट दे दिया। वोटों के लिए जीत के लिए आवश्यक 392 सीटें थी। 782 सांसदों को मतदान देने का अधिकार था, लेकिन 15 सांसदों के वोट अमान्य रह गए, अर्थात सही वोट नहीं थे। ऐसे में 467 सांसद ही वोट दे पाए। इन 467 में से राज्यसभा के अंदर बीआरएस और बीजेडी के जो 7 सांसद हैं, इन्होंने वोट देने से ही इनकार कर दिया था और जो वाईएसआर कांग्रेस है, उसने अपने 11 सांसदों को उम्मीदवार एनडीए के लिए, जो एनडीए उम्मीदवार हैं, उन्हें वोट देने के लिए बोल दिया। अर्थात एक तरीके से जो एनडीए के पास में नंबर बढ़ा, उसके पीछे का बड़ा रीजन क्रॉस वोटिंग तो था ही था, प्लस वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों का भी उन्हें समर्थन देना था। वहीं 15 सांसदों का वोट गलत हो जाना, यह अपने आप में दोनों के लिए क्षति हुआ। कुल मिलाकर के एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में एनडीए बहुमत के पास पहुंचा। विपक्षी दलों में से 14 वोट एनडीए के पास चले जाना सरकार अपनी बड़ी कामयाबी में गिना रही है। साथ ही साथ 15 वोट अमान्य हुए, तो ऐसे में विपक्ष को कुल मिलाकर इस तरह के वोटों से घाटा हुआ।
एनडीए की कुल सदस्य संख्या 427 होनी थी, लेकिन 11 कांग्रेस के जो मतलब वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मिले, 14 अतिरिक्त क्रॉस वोटिंग से मिले। इस वजह से यह नंबर 452 तक पहुंच गया। रिजल्ट डिक्लेयर होता है, पीसी मोदी जो सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के, वो इसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कि सीपी राधाकृष्णन 452 सीट पर यानी 452 सांसदों का वोट पाकर के विजेता घोषित हुए। 300 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। अब ये फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट क्या है? असल में अगर दो ही उम्मीदवार उतरे हैं तो स्वाभाविक सी बात है दो को ही वोट डालना है, लेकिन अगर दो से ज्यादा उतर जाते तो ऐसे में आपको नंबर लिखना पड़ता है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड प्रेफरेंस ये, थर्ड प्रेफरेंस ये। तो यहां पर प्रेफरेंसेस काउंट होती हैं, फिर जाकर के उपराष्ट्रपति बनकर आता है। वोट अवैध कब होते हैं? कुछ का मानना है कि कई बार सांसद खुद जानबूझकर अवैध कर देते हैं, वोट बिगाड़ देते हैं ताकि उनके वोट से कोई रिजल्ट प्रभावित ना हो। और कई बार वोट में प्रेफरेंसेस लिखने में गलती कर देते हैं, एक साथ दो प्रेफरेंसेस को 1-1 लिख दिया सादा समझदार होते हुए कि इसको भी 1 दे देते हैं, इसको भी 1 दे देते हैं। तो प्रेफरेंसेस में आप 1 2 3 लिखना भूल गए तो भी बिगड़ जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, 1997 में तो 46 वोट ऐसे थे जो अवैध डिक्लेयर कर दिए गए थे। खैर, परिणाम स्वरूप भारत को उपराष्ट्रपति मिल जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं, प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेचुलेट कर दिया जाता है। देश के प्रमुख नेता, अपोजिशन, सत्ता पक्ष सभी के द्वारा नए उपराष्ट्रपति को अपनी तरफ से बधाइयां प्रेषित कर दी जाती हैं। और तो और जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भी इन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित कर दी जाती हैं। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से, जयराम रमेश जी ने इस बात पर खुशी इस बात पर जताई कि पिछली बार जब उपराष्ट्रपति का चुनाव था तो अपोजिशन के पास 26% वोट शेयर था, इस बार 40% वोट शेयर है, तो अपोजिशन अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, ऐसा उनका मानना था। कुल मिलाकर देश को एक नया उपराष्ट्रपति मिल गया है और उपराष्ट्रपति मिलने से भविष्य के अंदर जो भी हमारी संसदीय गतिविधियां हैं वो बहुत अच्छे से चलती रहेंगी। अब बड़ा सवाल आता है, सीपी राधाकृष्णन जी को ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार क्यों बनाया? इसके पीछे का रीजन निकलता है कि एक तो इनका नाम किसी भी विवादों से जुड़ा हुआ नहीं रहा, नंबर दूसरा, धनखड़ साहब को जब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया था तब राजस्थान और हरियाणा के चुनावों में जाट और किसान नेता की छवि को चमकाना सबसे बड़ा प्रयास था, लेकिन इसका कोई खासा फर्क बीजेपी को नहीं मिला। जगदीप धनखड़ जी के होते हुए भी बीजेपी लोकसभा में उन 6 सीटों को हार गई राजस्थान में जहां जाटों की बहुतायत थी। ऐसे में इनके होने से कोई बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन भाजपा दक्षिण भारत में अपना पैर पसारना चाहती है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन जी को बीजेपी इस तरीके से कि हमने तमिलनाडु में सक्रिय राजनीति में रहे व्यक्ति को इस पद तक पहुंचाया, बीजेपी का बहुत बड़ा फुटप्रिंट नहीं है तमिलनाडु में, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति वहां से निकलकर देश का उपराष्ट्रपति बनता है, इससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भाजपा पैदा करने का तमिलनाडु में प्रयास कर सकती है। ये यहां पर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। खैर, देश को कुल मिलाकर के उपराष्ट्रपति मिलता है और आने वाले समय में वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए दिखाई देंगे और देश के अंदर निश्चित ही बिलों को सही तरीके से आगे पहुंचाने का कार्य करेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, अगर जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि उपराष्ट्रपति के लिए क्या संविधान में कोई आर्टिकल मेंशन है? अगर हाँ तो बताइए वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद कहलाता है। विकल्प आपके सामने 4 हैं, जवाब इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए और हाँ,